हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक इसी वक्त अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है। इम्पोर्टेंट मैसेज होने की वजह से अनिका उसे खोलकर पढ़ती है। मैसेज पढ़ने के बाद अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वह एनी से कहती है, एनी, हमारे पास उस मटेरियल की कॉपी अवेलेबल है जिस मटेरियल से उसका शरीर बना है। क्या यह किसी काम का साबित हो सकता है? दरअसल अनिका ने अपने सिक्योरिटी गार्डों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि हम उसकी बॉडी मटेरियल का कोई सैंपल हासिल कर सकें ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका बॉडी मटेरियल क्या है। यह मैसेज प्रीति का था, जो घायल कमांडोज को ट्रीटमेंट दे रही थी। जिन कमांडोज ने चाकुओं से विविधकाय पर हमला किया था, उन्हीं में से एक कमांडो जो लगातार कई बार वार करके उसके शरीर को काटने में कामयाब हुआ था, उसी के डिगजैक चाकू पर उस पदार्थ का सैंपल आ गया था। विविधकाय ने उन सभी को इतनी सख्ती के साथ उठाकर फेंका था कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो तुरंत उठकर चल सके या फिर बात कर सके। उनमें से किसी की हड्डी टूट चुकी थी तो किसी की मसल्स में गहरे घाव थे। कुछ ऐसी ही स्थिति उस कमांडो की भी थी। उसने अपना काम तो बखूबी पूरा किया था, लेकिन आज वह दोबारा लड़ पाने की स्थिति में नहीं रह गया था। इसीलिए उसने वह चाकू प्रीति को देते हुए अनिका तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट की थी। दमयंती देवी का किला। रुद्रमा देवी की कही हुई बातें सुनकर दमयंती देवी को कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और वह लगातार नीचे की ओर धंसती चली जा रही है। तभी दूसरे पल उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है और वह अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं है। अब उसे महसूस होता है कि उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो चुकी है। जैसे ही दमयंती देवी अपना हाथ अपने सिर पर रखती है, तभी रुद्रमा देवी उसे अपने हाथों से सहारा देकर संभाल लेती है और गुस्से में धीमी आवाज में कहती है, होश में आओ, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। इससे पहले कि रोहित और अनिका तुम्हारे विविधकाय से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसे हमले के लिए दोबारा भेजना होगा। शीघ्रता करो, तुम्हारे पास अधिक वक्त नहीं है। दमयंती देवी अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर अपने सिपाहियों को पास में आने का इशारा करती है। तभी दो सिपाही दौड़ते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने अपने हाथ सामने की ओर बांधे हुए थे और अपनी गर्दन झुकाई हुई थी। दमयंती देवी अपनी कड़क आवाज में कहती है, हमारी अभी तुरंत हर्षिता और योगेश से बात करवाओ। उनमें से एक सिपाही कहती है, जी माँ साहिबा। इसके बाद वह तुरंत वहां से बाहर चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद एक सिपाही आकर दमयंती देवी से कहती है, माँ साहिब, लाइन कनेक्ट हो गई है। दमयंती देवी अपनी जगह से उठती है और जाकर हेडफोन को अपने कानों में लगा लेती है। उधर से आवाज आती है। हर्षिता कहती है, जी माँ साहिब, आदेश कीजिए। दमयंती देवी कहती है, अभी के अभी उस विविधकाय को रोको। जितना जल्दी हो सके उसके पास पहुंचो और देखो वह बच्चा आर्यन है भी या नहीं। अच्छी तरह देखकर मुझे बताओ, पता करो वास्तव में जो विविधकाय के पास है, दरअसल वह बच्चा है भी या नहीं। जांच करो, कहीं हमें भ्रमित करने के लिए वह किसी तरह का जाल तो नहीं है। दमयंती देवी का आदेश सुनते ही हर्षिता के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसकी सांसें भी कुछ फूलने लगती हैं। डर के मारे होठ कप कपाने लगते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर योगेश भी अंदर ही अंदर डर से कांपने लगता है। वह समझ जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत सिर पर आकर पड़ी है, लेकिन हर्षिता की ऐसी हालत देखकर वह खुद को संभालता है। फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और आंखों से इशारा करता है कि खुद को संभालो और माँ साहिबा को जवाब दो। हर्षिता किसी तरह अपनी चेतना में लौट आती है और फिर जवाब देती है, जी माँ साहिब, मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करती हूँ। दमयंती देवी गरजते हुए कहती है, कोशिश नहीं, हमें परिणाम चाहिए। हर्षिता डरते हुए कहती है, जी माँ साहिब। अपनी बात कहने के बाद दमयंती देवी फोन रख देती है। इसके बाद हर्षिता और योगेश गाड़ी के किनारे लगाकर उसमें से बाहर निकल जाते हैं। योगेश हर्षिता से पूछता है, क्या हुआ हर्षिता? हर्षिता जवाब देती है, हमने न जाने किसकी सूरत देखकर यह काम शुरू किया था। माँ साहिब का कहना है कि विविधकाय से संपर्क साधो और उससे मिलकर उस बच्चे की पुष्टि करो कि वह आर्यन है ही नहीं। अब बेहद परेशान होते हुए योगेश कहता है, क्या हम सड़क पर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करेंगे? क्या हम डॉक्टर हैं या हम प्रिजन लैब और डॉक्टरों की फौज साथ लेकर घूम रहे हैं? यह कैसी बात हुई? हम कैसे पता लगाएंगे कि वह बच्चा असली है या नकली?
जहां तक सूरत देखने का सवाल है तो हम सभी ने स्क्रीन पर देखा कि वह आर्यन ही था। अब हर्षिता चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यह सब बाद की बातें हैं। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि विविधकाय को ऑटोमेटिक मोड में डाला गया है। उसे माँ साहिब की लोकेशन पर पहुंचना है। वह हमारी रेंज से बाहर जा चुका है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसकी स्पीड कितनी अधिक है। हम चाहकर भी उसकी रेंज में नहीं पहुंच सकते और उसे कंट्रोल करने की रेंज सिर्फ 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर के बाहर हम उसे दी हुई कमांड बदल नहीं सकते। हर्षिता अपनी जगह पर जमी खड़ी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति से वह कैसे बाहर निकले। बिना कोशिश के माँ साहिबा को ना कहने का मतलब मौत था। इसके अलावा असफल होने की सजा भी मौत ही थी। उनकी स्थिति ऐसी थी कि आगे खाई पीछे कुआं, दोनों तरफ मौत नजर आ रही थी। हर्षिता पीछे खिसकते हुए वहां लगी हुई ग्रिल से टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त उसका मन इतना अस्थिर था कि इधर से उधर दौड़ते हुए वाहनों की तेज आवाज भी उसके कानों में नहीं पहुंच रही थी। उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। तभी योगेश कहता है, मिल गया, मिल गया हर्षिता, मिल गया। हर्षिता हैरान आंखों से उसकी ओर देखती है और फिर पूछती है, पूरी बात कहो, क्या मिल गया? क्या तुम्हें विविधकाय मिल गया? पर वह तुम्हें कैसे मिल सकता है? योगेश अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, विविधकाय नहीं, विविधकाय तक पहुंचने का उपाय मिल गया। योगेश अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है, तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हो? तुमने खुद उसकी सारी कमांड फिक्स की थी। तुम्हें याद है, दिल्ली छोड़ने से पहले वह योगराज भैया के खुफिया ठिकाने तक जाएगा, जहां से तसल्ली कर लेने के बाद कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा है, वह आगे बढ़ेगा। अब हर्षिता कहती है, मुझे यह बात याद है, लेकिन हम कितनी भी कोशिश करें, हम जब तक वहां पहुंचेंगे वह वहां से जा चुका होगा। हम और विविधकाय दोनों ही विपरीत दिशाओं में आगे की ओर बढ़े हैं। हमारी आपस में दूरी बहुत अधिक है। योगेश कहता है, हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन जो लोग वहां हैं वह उसे रोक सकते हैं। इसका कोई तो तरीका होगा। क्या तुम्हारे अलावा और कोई ऐसा नहीं जो उसकी कमांड बदल सके? योगेश की बात सुनकर हर्षिता की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह अटकते हुए कहती है, हाँ है, वह बदल सकती है। योगेश कहता है, जल्दी बोलो, कौन बदल सकती है? हर्षिता जवाब देती है, माँ साहिबा की लच्छो। फिर एक पल रुककर आगे कहती है, लेकिन शायद वह दिल्ली में नहीं है। वह 7 दिन के लिए कहीं बाहर जाने वाली थी, इसीलिए यह काम हमें सौंप दिया गया था। अगर वह यहाँ होती तो इतने बड़े काम की जिम्मेदारी उसी को मिलती। वह अपने काम में कभी असफल नहीं होती है। योगेश कहता है, आज 7 दिन बीत चुके हैं, यह 7वें दिन की रात है। हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी बाकी होगी तो वह जरूर दिल्ली लौट आई होगी। मारवा हाउस। एनी अनिका को जवाब देते हुए कहती है, मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ, पर बहुत अच्छी साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ यह पता लगाने की कि वह पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना है और उसका तोड़ क्या है, लेकिन मैं इसमें कितनी कामयाब होंगी यह अभी से कह पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। अनिका एनी को जवाब देती है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैं उस पदार्थ पर काम करती हूँ और तुम उसके सॉफ्टवेयर को करप्ट करने के लिए कोड बनाने की कोशिश करो। ठीक इसी वक्त अनिका के फ़ोन पर कौटिल्य की कॉल आने लगती है। अनिका अपना फ़ोन उठाती है। उधर से कौटिल्य की आवाज़ आती है। कौटिल्य कहता है, मैडम, वह एक जगह पर जाकर रुक गया है। इसके बाद वह उसकी लोकेशन भी अनिका को बता देता है। अनिका कहती है, कौटिल्य, क्या तुम उसे करप्ट करने के लिए कोड बना सकते हो? कौटिल्य कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। यह एकदम नई तरह की चीज़ है, इसीलिए मुझे कितना वक्त लगेगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब अनिका कहती है, अच्छा, इसे छोड़ो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद उसे कुछ निर्देश देते हुए अंत में पूछती है, क्या तुम यह कर पाओगे? याद रहे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कौटिल्य कहता है, आप चिंता मत कीजिए, यह समय पर हो जाएगा। अनिका जवाब देती है, परंतु काम पर लग जाओ। हर बीतते सेकंड के साथ हमारा समय कम हो रहा है। बहुत जल्द ही हमारा भेद खुल जाएगा और वह जहाँ पर भी मौजूद है वहाँ से वापसी करेगा। इस बार उसका अटैक पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। जो उसे पहले हासिल नहीं हुआ, उसे ढूंढने के लिए वह पूरा मारवा हाउस छान मारेगा। अगर जमीन के ऊपर उसे बच्चे नहीं मिले तो फिर वह पूरे मारवा हाउस को खोद डालेगा और बच्चों को जमीन के नीचे ढूंढेगा। कौटिल्य को यह महत्वपूर्ण काम सौंपने के बाद अनिका एनी से कहती है, अब हमें भी बिना किसी देरी के अपने अपने काम पर लग जाना चाहिए।
अनिका की बात सुनते ही जॉन अपने हथियारों को समेटने के लिए चल पड़ता है। एनी विविधकाय का सॉफ्टवेयर करप्ट करने के लिए तरीका ढूंढने बैठ जाती है। वहीं अनिका और रोहित रिसर्च लैब से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। अनिका बाहर की ओर इसलिए जाती है ताकि वह उस पदार्थ को रिसर्च लैब में ला सके और फिर अपने रिसर्च वर्क में लग जाए। वहीं रोहित के लिए बाहर जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ उसके लायक कोई काम नहीं था। वह अनिका के साथ यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि वह पूरी सिचुएशन को समझ सके और साथ ही यह भी जान सके कि अनिका ने अब तक की प्लानिंग कैसे की थी और वह आगे क्या प्लान करने वाली है, ताकि वह उसी हिसाब से आगे बढ़ सके। इस वक्त उसे अपने कमांडोज और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आगे की रणनीति बनानी थी। अब तक चिराग भी आ चुका था और रोहित मारवा का इंतजार कर रहा था। कोटिल का कमरा। कोटिल भूमिका को स्क्रीन दिखाते हुए जरूरी इंस्ट्रक्शन देता है और फिर उससे कहता है, तुम इस पर हर वक्त निगाह बनाए रखना। जैसे ही यह विविधकाय यहाँ से किसी भी ओर जाता है, हमें उसकी सूचना अनिका मैडम को देनी होगी। उनका कहना है कि यह वापस आएगा और हम इसी ट्रेसर से यह पता लगा सकेंगे कि वह मारवा हाउस की ओर बढ़ रहा है। भूमिका कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं यह अच्छी तरह संभाल लूंगी। अब तक इतना तो सीख ही चुकी हूँ। कोटिल हल्की सी मुस्कान भूमिका को देते हुए दूसरा लैपटॉप खोलकर उस पर काम करने में व्यस्त हो जाता है। आज कोटिल की पूरी जिंदगी की तपस्या की परीक्षा थी। आज उसे वह कर गुजरना था जिसे करना किसी एक इंसान के वश की बात नहीं थी। मीटिंग हॉल मारवा हाउस। रोहित और अनिका जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, चिराग वहां पहले से मौजूद था। अनिका के कहने पर चिराग ने अपनी पत्नी ज्योत्सना को 2 दिन पहले ही मारवा हाउस से रवाना कर दिया था। अनिका हर विपरीत परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहना चाहती थी। कुछ दिनों से घर में चल रही घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए अनिका इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि परिस्थितियां किसी भी हद तक बुरी हो सकती थी। ऐसी स्थिति में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा देना प्राथमिकता थी, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की चोट को अपने ऊपर झेलने अथवा अपना बचाव करने में पूर्णतः सक्षम नहीं होते हैं। जरा सी भी भूल घातक सिद्ध हो सकती थी। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें उनके जीवन को खतरा हो। अनिका और रोहित को देखकर चिराग अपनी हल्की सी गर्दन झुकाता है। ठीक इसी वक्त एक बार फिर से अनिका का फोन बजने लगता है। इस बार लाइन पर कौटिल्य था। अनिका पूछती है, क्या काम हुआ? कौटिल्य जवाब देता है, जी मैडम, उसका पूरा सॉफ्टवेयर कॉपी हो चुका है। इसका नाम विविधकाय 1.0 है। विविधकाय का सॉफ्टवेयर आपको मेल कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर मिलते ही अनिका उसे एनी को फॉरवर्ड कर देती है। रोहित तेज कदमों से आगे बढ़ता है। इस वक्त रोहित की चाल, व्यवहार और स्वभाव तीनों ही बदले हुए दिखाई दे रहे थे। इस वक्त वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था। चिराग उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। रोहित चिराग से कहता है, इस वक्त तुम यहाँ और ज्योत्सना, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। चिराग इस वक्त एक फाइटर की फॉर्म में था। वह रोहित के साथ साथ चलते हुए जवाब देता है, अनिका मैडम ने उन्हें भी यहाँ से रवाना करवा दिया है, लेकिन मुझे उसकी वजह अब समझ आ रही है। चिराग की बात सुनकर रोहित एक पल के लिए अपनी जगह पर ही रुक जाता है और चिराग के चेहरे की तरफ देखता है। उसके बाद बिना कुछ कहे वापस चल पड़ता है। रोहित को खुद की तरफ इस तरह देखते हुए एक पल के लिए चिराग मेहता कुछ सहम जाता है। कुछ ही आगे चलने पर परशुराम, सूर्यवंशी और अब्दुल रोहित के साथ साथ उसे कवर करते हुए चल पड़ते हैं। कुछ ही पलों के बाद वह बड़े से मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। इस हॉल में सामने ही ऊंचाइयों पर आधुनिक प्रकार की एक बड़ी सी आरामदायक गद्देदार कुर्सी रखी गई थी, जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। हॉल के अंदर बनी हुई सीढ़ियों के पास ही वह तीनों रुक जाते हैं और रोहित उन पर चढ़ते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर अपनी कमर को कुर्सी की बैक रेस्ट पर लगाते हुए अपना एक हाथ भी उसकी बैक रेस्ट पर रख देता है। इससे पहले कि बाकी सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत शुरू होती, रोहित चिराग मेहता, अब्दुल और परशुराम सूर्यवंशी की तरफ देखते हुए एकदम गंभीर भाव से लेकिन बड़े ही आराम से कहता है, अब तक का काम तुम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा किया है, लेकिन मेरे पास एक सवाल है जिसका तुम सभी को जवाब देना होगा। इस वक्त रोहित के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई हाव भाव नहीं था। वह इस वक्त बिजनेसमैन और किंग के मिश्रित रूप में था। उसके सामने खड़े हुए यह 3 लोग बेहद महत्वपूर्ण लोग थे, जो रोहित और उसकी ताकत दोनों को ही सबसे अच्छी तरह जानते थे। तीनों अटेंशन की पोजीशन में आ जाते हैं।
अब रोहित कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि घर में इतना सब कुछ चल रहा था, तुम में से किसी ने मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा। यह सवाल सुनकर वह तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर किसी तरह हिम्मत करके चिराग जवाब देता है, सर, अनिका मैडम का कहना था कि आपको परेशान ना किया जाए, सही समय आने पर वह खुद आपको बताएंगी। अब रोहित चिराग की तरफ देखकर अपने चेहरे को कुछ और ऊंचा करते हुए कहता है, देखो चिराग मेहता, वह सही समय अब आया है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे और सारी बातें पता चलने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है? रोहित का जेस्चर देखकर वह तीनों सकपका जाते हैं। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे एक शब्द भी बोल सके। अब रोहित उन तीनों की ऐसी हालत देखकर अपने हाथ को चेयर की बैक रेस्ट से आगे करते हुए हल्का सा कुछ आगे झुककर कहता है, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम लोगों ने अपने काम को पूरा करने में कोई गलती की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि किंग के सबसे वफादार 3 लोगों के इस व्यवहार का किंग क्या मतलब समझे। इस वक्त रोहित की आंखें एकदम स्थिर, आवाज गंभीर और चेहरा एकदम भावहीन था। वह तीनों समझ चुके थे कि विविधताएं जैसी मुसीबत से पहले उन्हें अब किंग के प्रकोप का सामना करना होगा। इस बार परशुराम सूर्यवंशी किसी तरह जवाब देने की हिम्मत जुटाता है। वह कहता है, किंग, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर हमसे भूल हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। रोहित वापस पीछे होते हुए बैक रेस्ट से अपनी कमर लगाकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बोलता है, ड्यूटी, और फिर तीनों के चेहरे की ओर देखता है। फिर अब्दुल की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों अब्दुल, क्या यह सही है? तुम बताओ, यह किस तरह की ड्यूटी है? अब अब्दुल अपनी निगाहें उठाकर रोहित की तरफ देखता है और जवाब देता है, आपने ही कहा था कि अनिका मैडम की हर बात को रोहित मारवा का आदेश समझा जाए। उन्होंने जो कहा हमने वह किया, क्योंकि ऐसा करने का ऑर्डर भी हमें किंग से ही मिला था। अंदर ही अंदर उन तीनों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वह मन ही मन खुद को सजा के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन अब्दुल की यह बात सुनकर रोहित को ऐनी की कही हुई वह बात याद आ जाती है, जब वह रोहित को अनिका से मिलने नहीं देती और बदले में जवाब देती है, आपने ही कहा था कि आज से अनिका तुम्हारी बॉस है और तुम्हें उसकी हर बात माननी है। मैं सिर्फ आप ही के दिए हुए आदेश का पालन कर रही हूँ। यह बात याद आते ही रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगती है। उसके बाद वह चिराग की तरफ देखते हुए उसी हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बात का लहजा एकदम सामान्य करते हुए कहता है, खुद का भी कॉमन सेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कोई सरप्राइज नहीं था जिसे छुपाया गया है। हाँ ठीक है, अनिका सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से संभाल सकती है, उसकी प्लानिंग ज़बरदस्त है, लेकिन अगर यह बात तुम पहले बता देते तो हम और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते थे। रोहित की यह बात सुनकर अब्दुल अटेंशन में आ जाता है और कहता है, हम अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं सर। जब रोहित अब्दुल की तरफ देखता है तो चिराग आगे की बात को पूरा करते हुए कहता है, हमारे पास मौजूद हर वेपन स्टैंड है। अब जो भी ऑर्डर देंगे वह तुरंत पूरा होगा। हमारे सभी कमांडो इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस आप हमें यह बताइए कि आगे क्या करना है। अब रोहित परशुराम सूर्यवंशी की तरफ देखता है। वह कहता है, मारवा हाउस के खुफिया रास्तों से सभी घर वालों का बाहर निकलने का बंदोबस्त पहले से ही किया जा चुका है। अब तक सभी मारवा हाउस से काफ़ी दूर सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके होंगे। मारवा हाउस के अंदर क्या हुआ इसकी किसी को भनक तक नहीं होगी। अब जब तीनों को यकीन हो जाता है कि द किंग गुस्से में नहीं है, तब चिराग मेहता कहता है, किंग, हमें भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। हम सिर्फ वही करते रहे जितना हमें कहा गया। अब द किंग फाइटर चिराग मेहता की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने इन सब तैयारियों की वजह जानने की कोशिश नहीं की? चिराग मेहता जवाब देता है, वह हर काम बहुत ही साइलेंस पैटर्न में करती है, इसलिए हम समझ नहीं पाए। फिर अपनी निगाहें झुकाते हुए आगे कहता है, और उनसे सवाल पूछने की हमारी हिम्मत नहीं। अब रोहित उनकी स्थिति अच्छी तरह समझ पा रहा था और मन ही मन सोचता है, जब मैं ही अनिका से कुछ नहीं पूछता तो भला इनकी हिम्मत कहाँ से हो सकती है। जब मेरे साथ रहते हुए भी उसने मुझे खबर नहीं होने दी, तो यह सब तो उसके सामने बहुत छोटे हैं। उसे समझना इनके बस की बात कैसे हो सकती है। यह सोचकर एक बार फिर से रोहित के चेहरे पर बेहद हल्की मुस्कान दिखाई देती है। इसके बाद रोहित गंभीर होते हुए उन तीनों की तरफ देखते हुए अपना एक हाथ आगे करके कहता है, ठीक है, शुरू करो। इसके बाद चिराग मेहता अपनी बात शुरू करते हुए कहता है, किंग, और फिर अपनी सारी प्लानिंग रोहित को बता देता है कि वह आगे किस परिस्थिति में क्या करने वाले हैं। इसके बाद रोहित को जहां पर भी सुधार करना था या कोई प्लानिंग बतानी थी, वह उनके साथ डिस्कस कर लेता है और फिर फाइनल ऑर्डर दे देता है।
दिल्ली के एक हाईवे के किनारे पर हर्षिता योगेश को जवाब देती है, मेरी पहुंच इतनी नहीं कि मैं लच्छो से संपर्क कर सकूं। मेरे पास उससे संपर्क करने का कोई साधन नहीं। वह जिसे चाहे उसे संपर्क कर सकती है, लेकिन उसे कुछ खास लोग ही हैं जो संपर्क कर सकते हैं। यह सुनते ही योगेश कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उससे बात कैसे करनी है और हम उस तक कैसे पहुँच सकते हैं। यह सुनते ही हर्षिता की आंखें चमकने लगती हैं। उसकी आंखों में उम्मीद नजर आने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर सता रहा था कि अगर लच्छो ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर लच्छो से संपर्क नहीं हो पाया, तब उन दोनों का क्या होगा। वह बेहद उम्मीद भरी निगाहों से लगातार योगेश की तरफ देख रही थी और योगेश लच्छो से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी ऐसी भी थी जो लच्छो को लेकर दौड़ रही थी। अभी लच्छो ने पूर्वी दिल्ली की तरफ दिल्ली में एंट्री की ही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही लच्छो का फ़ोन बजता है, वह एक निगाह उसकी ओर देखती है और फिर कुछ सोचने के बाद उसे उठा लेती है। फ़ोन उठाने के बाद कान पर लगाकर एक भी शब्द नहीं बोलती। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं योगेश बात कर रहा हूँ। हमें माँ साहिबा का एक आदेश पूरा करने के लिए आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। केवल आप ही है जो इस परिस्थिति में हमारी मदद कर सकती हैं। लच्छो के लिए यह आवाज़ बेहद जानी पहचानी थी। वह बिना नाम बताए तुरंत समझ जाती है कि यह योगेश की कॉल है। वह अपना फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन के कट होते ही योगेश का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसका चेहरा देखकर हर्षिता भी तुरंत समझ जाती है कि कोई बात नहीं बनी। योगेश हर्षिता से कहता है, मना करना तो दूर, उसने एक शब्द बात भी नहीं की। उधर लच्छो तुरंत अपनी गाड़ी को सड़क पर एक तरफ लगाती है और आंखें बंद करके कुछ सोचने के बाद अपना लैपटॉप निकालती है। फिर वह अपना लैपटॉप ऑन करके योगेश को एक सिक्योर लाइन से कॉल करती है। योगेश पहले ही इतना परेशान था कि जैसे ही योगेश के फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल दिखाई देता है, वह उसे उठाने से भी घबराने लगता है। स्क्रीन पर नंबर देखकर हर्षिता तुरंत समझ जाती है वह एक इंटरनेट कॉल है। वह योगेश को इशारा करती है कि यह लच्छो का फ़ोन हो सकता है, वह तुरंत उठाए। योगेश ऐसा ही करता है। उधर से आवाज़ आती है, हाँ बोलो, क्या महत्वपूर्ण काम है। लच्छो की आवाज़ पहचानने में योगेश को एक पल भी नहीं लगता। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और वह सबसे पहले कहता है, हमसे संपर्क करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता नहीं सकते कि इस वक्त हम किस मुसीबत में फंसे हैं। लच्छो बदले में कोई जवाब नहीं देती, खामोश होकर सिर्फ सुनती रहती है और योगेश कुछ ही मिनटों में शुरू से लेकर अंत तक सारी बात कह सुनाता है। फिर अंत में कहता है, केवल आप ही हैं जो संकट की घड़ी में हमारी सहायता कर सकती हैं। लच्छो पूछती है, विविध काय अपनी पहली डेस्टिनेशन पर कितने बजे तक पहुंचेगा और वहां कितनी देर रुकने के बाद दोबारा आगे बढ़ेगा। हर्षिता इशारे करके योगेश को जवाब देती है और योगेश लच्छो को बताता है, अब से करीब आधे घंटे के बाद वह अपने पहले नियत स्थान पर पहुंच जाएगा और करीब 5 से 10 मिनट रुकने के बाद वहां से आगे बढ़ेगा। लच्छो कहती है, ठीक है, तुम लोग भी वहीं पहुंचो। ऐसा कहने के बाद वह कॉल कट कर देती है। उसके बाद वह अपनी घड़ी में समय देखती है। इस वक्त वह उस नियत स्थान से 2 घंटे की दूरी पर थी और वहां पहुंचने के लिए उसके पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त था। यह लंबी गहरी सांस लेती है और अपने लैपटॉप को बैग में डालकर वापस रख देती है। फिर एक्सीलेटर पर पैर रखकर अपनी कार को फुल स्पीड देती है। वह एक अच्छी कार रेसर भी थी और आज उसे अपने इसी गुण का लाभ उठाना था। अब उसकी सफलता और असफलता समय पर निर्भर करती थी। इधर हर्षिता ने जितना अनुमान लगाया था, विविध काय उससे कहीं तेज चल रहा था। उसे अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट और लगने वाले थे। विविध काय के बारे में लच्छो से बेहतर और कौन जान सकता था। यहाँ लच्छो सभी सिग्नल्स तोड़ते हुए अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रही थी। योगराज के दिल्ली से बाहर बने हुए उस गोदाम में विविध काय के पहुंचने के ठीक खबर लेने के लिए उसने गाड़ी को दौड़ाते हुए योगराज को फ़ोन करने की कोशिश की। उसके कान में लगे हुए ब्लूटूथ में लगातार रिंग के जाने की आवाज़ आती रही, लेकिन योगराज ने अपना फ़ोन नहीं उठाया। ऑटोमेटिक डायल मोड में लगातार योगराज को कॉल जा रही थी, लेकिन योगराज का फ़ोन किसी ने भी पिक नहीं किया। लच्छो चाहती थी कि जैसे ही विविध काय वहां पहुंचे, उसकी तुरंत सूचना उसको मिल जाए। वह किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि ऐसा होने का मतलब था दमयंती देवी की एक बड़ी योजना पर पानी फिर जाना, और लच्छो दमयंती देवी की किसी इच्छा को अपनी आंखों के सामने अधूरा रहते हुए नहीं देख सकती थी, खासकर तब जब वह कार्य वह स्वयं कर सकती हो।
जब बहुत बार भी कॉल करने के बाद कोई लाभ नहीं हुआ तो लच्छो का गुस्सा बढ़ने लगता है और वह गुस्से में अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना हाथ दे मारती है और जैसे ही कान के ब्लूटूथ को निकालकर फेंकने लगती है, ठीक उसी वक्त वह उसमें रिंग की आवाज़ सुनती है। बिना अपने फ़ोन की तरफ देखे ही लच्छो कॉल कनेक्ट कर लेती है। यह योगराज के खास आदमी गजेंद्र पाल की आवाज़ थी। गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी होश में नहीं है, वह सो चुके हैं। लच्छो गुस्से से कहती है, होश में नहीं है तो होश में लाओ और नींद से जगाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो कहा गया है उसे तुरंत करो। तभी गजेंद्र पाल थोड़ा घबराते हुए कहता है, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मुझसे कह सकती हैं, अगर हो सकेगा तो वह काम मैं कर दूंगा। फिर अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया जी को होश में लाने में कुछ वक्त लगेगा। अगर आप इंतजार कर सकती हैं तो मैं उन्हें उठाता हूँ। लच्छो के पास वक्त ही नहीं था, इसीलिए वह गजेंद्र की मदद लेने का फैसला करती है और उसे काम बता देती है। गजेंद्र पाल कहता है, जी लच्छो जी, काम हो जाएगा, मैं अभी हमारे आदमियों को फ़ोन करता हूँ। लच्छो पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी। उसे अभी भी 10 मिनट और लगने वाले थे। ठीक इसी वक्त गजेंद्र उसे कॉल करता है और कहता है, विविध काय वहाँ पहुँच चुका है। लच्छो सिर्फ इतना ही कहती है, ठीक है। इसके बाद उसका गुस्सा और भी अधिक बढ़ने लगता है क्योंकि जब तक वह वहां पहुंचती विविध काय वहां से निकल जाता और विविध काय का पीछा करना एक आसान काम नहीं था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि वह अपने गंतव्य पर जाने के लिए हर शॉर्टकट का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन लच्छो गाड़ी में बैठकर उन रास्तों से नहीं जा सकती थी। यहाँ सड़कों पर लच्छो की गाड़ी के पीछे रेड ब्लू लाइट के साथ सायरन देती हुई बहुत सारी गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, जिसकी वजह थी उसका लगातार रेड लाइट सिग्नल को तोड़कर ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ना। लेकिन पुलिस की कोई भी गाड़ी ना उसे ओवरटेक कर पा रही थी और ना उस गाड़ी तक पहुंच पा रही थी। जिस ठिकाने पर उसे पहुंचना था वह दिल्ली का बॉर्डर पार करते ही था। जैसे ही वह बॉर्डर पार करके आगे बढ़ती है, उसका पीछा करती हुई सभी गाड़ियां पीछे ही रह जाती हैं। जैसे ही लच्छो उस सीक्रेट गोदाम पर पहुंचती है जहां विविध काय रुकने वाला था, वह अपनी गाड़ी को तेज ब्रेक लगाती है, जिससे बहुत तेज टायर की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से अपना लैपटॉप का बैग उठाती है और अंदर की ओर दौड़ पड़ती है। कुछ ही सेकंड में वह दौड़ते हुए अंदर पहुंच जाती है। इधर वह एंट्री करती है, उधर विविध काय वहां से एग्जिट कर जाता है। गजेंद्र के आदमी जाते हुए विविध काय की ओर हाथ करते हुए उसे चिल्लाते हुए बताते हैं, वह जा रहा है। जब तक लच्छो उसकी ओर देखती है वह जा चुका था। लच्छो गुस्से से अपने पास रखे हुए ड्रम पर बड़ी जोर से अपना हाथ दे मारती है। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सही समय पर नहीं पहुंच पाती। पल भर में ही वह गुस्से से आग बबूला हो उठती है और गुस्से से उसका शरीर कांपने लगता है। अपने गुस्से को निकालने के लिए जैसे ही अपने लैपटॉप को उठाकर फेंकने लगती है, उसके दिमाग में एक बात कौंध उठती है। वह अपने हाथों को रोक लेती है और झट से अपने बैग से लैपटॉप निकालती है और फिर उसके कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाने लगती है और कुछ ही सेकंड में विविध काय पर कंट्रोल पाने में कामयाब हो जाती है। फिर वह विविध काय को वापस आने की कमांड देती है। वह बात जिसने अंतिम पलों में लच्छो का साथ दिया वह थी कि 3 किलोमीटर का दायरा पार करने से पहले विविध काय को कंट्रोल में लिया जा सकता था। इससे पहले कि विविध काय अपनी तेज गति के साथ यह रेंज पार कर जाता, लच्छो उसे कमांड देने में सफल हो जाती है। अब लच्छो के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और लंबी गहरी सांस लेती है। वह दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अपने सिर को आसमान की तरफ उठाती है। उसके चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कान थी। विविध काय के लौटने तक वह एक जगह से दूसरी जगह टहलने लगती है। उधर आधे घंटे का समय बीत चुका था। हर्षिता और योगेश की बेचैनी हर बीतते पल के साथ बढ़ रही थी। हर्षिता योगेश को लच्छो से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। योगेश खुद यह जानने के लिए उतावला था कि लच्छो को कामयाबी मिली या नहीं, क्योंकि इसी आधार पर उनकी आगे की सांसें की संख्या तय होने वाली थी। योगेश लच्छो को कॉल करता है। लच्छो की जब पहले योगेश से बात हुई थी तब वह वक्त की नजाकत को समझते हुए खामोश रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लच्छो फोन उठाती है और सीधा योगेश पर बरस पड़ती है। जब कोई काम ठीक तरीके से करना नहीं आता तो उसे करने की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से आज क्या हो सकता था, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? इसी तरह वह आगे भी बोलती चली जाती है। वहाँ योगेश मन ही मन सोचता है, इसका परिणाम हमसे बेहतर और कौन जानता होगा। हमें तो इसके बदले में सजाए मौत मिलती, लेकिन वह लच्छो को पलटकर जवाब दे सके इतनी उसकी हैसियत नहीं थी। उसका ओहदा लच्छो के सामने कुछ भी नहीं था। जब लच्छो चुप होती है तो योगेश कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमें जितना कहा गया हमने उतना ही किया।
आगे भी जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। यह सुनने के बाद लच्छो का गुस्सा कुछ शांत हो जाता है और वह उन्हें कहती है, फिलहाल तुम दोनों की जिंदगी बच गई है, जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँचो। इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर। अब तक लक्ष्य के माध्यम से यह खबर इंडियन आर्मी को भी मिल चुकी थी, लेकिन वह अपनी तरफ से फैल नहीं कर सकते थे। उनके हाथ बंधे हुए थे। सिविलियन एरिया में इस तरह अचानक से प्रवेश करना उनकी सीमा की बाहर थी। इसके अलावा बड़ी समस्या यह भी थी कि ठीक स्थिति के उन्हें जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त अगर वह इसके बाद भी अनिका या रोहित की मदद करना चाहते तो उसके लिए उन्हें बड़ी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती, जिसमें न केवल वक्त लगता बल्कि बहुत सारे लोगों को पूरी स्थिति के बारे में खुलकर बताना पड़ता, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसीलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए बहुत सोच समझकर आर्मी का चीफ कमांडर किसी नतीजे पर पहुंच जाता है और ऑफिसर भूमिका से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस वक्त भूमिका मारवा हाउस में कौटिल्य के कमरे में लैपटॉप की स्क्रीन के आगे आंखें जमाए बैठी थी। तभी वहीं पास में पड़ा हुआ उसका फोन बजने लगता है। वह बिना फोन की तरफ एक भी निगाह देखे उसे उठा लेती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं आई टॉक टू ऑफिसर भूमिका। भूमिका इस बोलने के लहजे और आवाज को सुनते ही सचेत हो जाती है। उसका ध्यान स्क्रीन से हटकर पूरी तरह से फोन पर चला जाता है और वह जवाब देती है, हाँ, मैं ऑफिसर भूमिका ही बात कर रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं इस वक्त किससे बात कर रही हूँ? इतना बोलने के बाद भूमिका दोबारा से अपना ध्यान स्क्रीन पर ले आती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह काम उसके लिए इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है। एक पल की भी चूक कर पाना यहाँ पर संभव नहीं था। कमांडर जवाब देते हुए कहता है, ऑफिसर भूमिका, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इतनी जल्दी भूल गई। अभी कुछ दिन पहले ही आप हमसे वादा लेकर गई थी कि हर जरूरी बात आपके साथ साझा की जाएगी। अब भूमिका को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगने लगी है। ठीक इसी वक्त कमांडर अपना परिचय देते हुए बताता है कि वह मार्शल बात कर रहा है। भूमिका जय हिंद कहकर आगे की बात शुरू करती है, सर, इस वक्त याद करने के पीछे जरूर आपका कोई महत्वपूर्ण मिशन ही होगा। मार्शल हंसते हुए कहता है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, बल्कि मैंने इसी की जानकारी लेने के लिए तुम्हें कॉल की है। फिर एक पल रुककर मार्शल आगे कहता है, क्या हम तुम्हारी मदद के लिए आएं? मार्शल की बात सुनते ही भूमिका समझ जाती है कि यहाँ की परिस्थितियों की कुछ भनक उन्हें भी हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता को जानने के लिए उन्होंने भूमिका से संपर्क साधा है। भूमिका जवाब देती हुए कहती है, नहीं सर, मैं किसी मिशन पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको हमारे डिपार्टमेंट की भी इतनी परवाह है। अब मार्शल बात को बदलते हुए कहता है, तुमने हमारी इतनी मदद की है तो तुम्हारी फिक्र करना तो बनता ही है, ऑफिसर भूमिका मारवा। यदि अनऑफिशियली भी तुम्हें हमारी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना। भूमिका जवाब देते हुए कहती है, जी सर, मुझे आपका कंसर्न हमेशा याद रहेगा। आई विश कि ऐसी स्थिति कभी ना आए, लेकिन अगर आएगी तो मैं सबसे पहले आपको याद करूंगी। थैंक यू सो मच। मार्शल कहता है, अच्छी बात है। भूमिका जय हिंद सर कहकर फोन रख देती है। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कौटिल्य का कमरा, मारवा हाउस। भूमिका की बात सुनकर कौटिल्य समझ जाता है कि उसे कोई ऑफिशियल कॉल थी। वह इस बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसके पास इस बारे में पूछने के लिए अभी वक्त नहीं था। इसीलिए वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। तभी भूमिका उस खामोशी को खत्म करते हुए कहती है, कौटिल्य, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अपनी ही जगह से बैठे बैठे स्क्रीन पर निगाहें जमाए आगे कहती है, यह विविधकाय दिल्ली के बॉर्डर से थोड़ी ही दूर एक जगह पर रुक गया था। कुछ देर वहां रुके रहने के बाद यह आगे बढ़ा और उसके कुछ ही मिनट बाद यह वापस उसी जगह पर आ गया है। भूमिका कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब यह सच के करीब पहुंच गए हैं। या तो वह सच जान चुके हैं या फिर जानने वाले हैं। फिर कुछ सोचकर वह अपना फ़ोन उठाकर रोहित मारवा को कॉल करती है। भूमिका की कॉल देखकर रोहित फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ भूमिका, कहो, क्या इन्फॉर्मेशन है? भूमिका कहती है, जितना मैं समझ पा रही हूँ उसे यहाँ से गए हुए जितनी देर हो चुकी है, अब उसे हम तक वापस आने में भी कम से कम इतना ही समय जरूर लगने वाला है। रोहित मारवा पूछता है, और अधिक से अधिक कितना समय? भूमिका कुछ परेशान होते हुए जवाब देती है, हम अधिक से अधिक समय के तौर पर 5 मिनट भी एक्स्ट्रा मानकर नहीं चल सकते।
रोहित भूमिका की चिंता को ध्यान में रखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, हमारे लिए इतना समय काफ़ी होगा। योगराज का गोदाम दिल्ली से कुछ ही दूर। प्राय लच्छो का चेहरा देखने का अवसर किसी को भी नहीं मिलता था। बहुत कम लोग थे जिन्होंने लच्छो का चेहरा देखा था या यह कहें कि वह उसे उसकी सूरत से पहचानते थे। आज भी उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जब वह विविधकाय गोदाम के अंदर प्रवेश करता है तब उसका स्वरूप एक जेड ब्लैक गाड़ी के जैसा दिखाई दे रहा था। अंदर आते ही वह खुद को रोबोट के रूप में बदल लेता है। विविधकाय के लौटते ही लच्छो उसे स्लिप मोड में डाल देती है। उसके बाद उससे आर्यन को ले लेती है। वह जैसे ही आर्यन को अपने हाथों में लेती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके मन को बड़ा ही सब्र आता है कि उसकी गोद में अनिका और रोहित की जीती जागती संतान है। उसके मन में ख्याल आया कि वह बिना वजह ही इतनी परेशान हुए जा रही थी। इसके बाद वह आर्यन को एक समतल जगह पर लिटा देती है। तब उसका ध्यान अचानक ही आर्यन के चेहरे की ओर खींचा चला जाता है। उसका चेहरा एकदम बेजान और शरीर बिल्कुल निर्जीव सा लग रहा था। तभी वह अंदर ही अंदर सोचती है, यह इतनी शांति से सोया हुआ क्यों है? अपने घर से उठाए जाने के बाद भी यह इतनी गहरी नींद में कैसे हो सकता है? तभी उसके मन में ख्याल आता है, कहीं इसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। यह सोचते ही उसे पसीने आ जाते हैं। वह अपने हाथ से अपने माथे से पसीना पोंछते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फिर खुद को संभालती है और कहती है, बी पॉजिटिव। फिर अपने मन में तसल्ली के लिए लच्छो उसकी सांस और नब्ज चेक करने के लिए सोचती है। सबसे पहले वह आर्यन की नाक के आगे अपना हाथ रखती है। सांसों के आने जाने की प्रक्रिया को वह बहुत ही आसानी से अपने हाथ पर महसूस कर पाती है, लेकिन उसके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी वह उसके पास बैठ जाती है और फिर उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से उसकी नब्ज चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं मिलता। वह एक बार फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वह हाथ की नब्ज ढूंढने में कामयाब नहीं होती। इसके बाद वह उसका दूसरा हाथ पकड़कर नब्ज ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी असफलता ही हाथ लगती है। लच्छो घबराकर एकदम पीछे हो जाती है। तभी उसके मन में आर्यन की डॉक्टरी जांच करवाने के बारे में ख्याल आता है। ठीक दूसरी ही पल वह खुद को बताती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वह अभी भी लगातार आर्यन की ओर देख रही थी। इस बार वह आर्यन के सीने पर हाथ रखती है और उसकी धड़कनों को महसूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी धड़कनें भी महसूस नहीं होती। फिर वह अपना कान उसके धड़कनों के पास रख देती है। अब इस बार उसके कानों में कोई आवाज़ सुनाई आने लगती है। ऐसी अजीब चीज़ों से परेशान होकर उसे सौम्या का ख्याल हो आता है और वह खुद से ही सवाल करती है, क्या मुझे उसे यहाँ बुला लेना चाहिए? वह जरूर इस स्थिति में हमारी कुछ मदद कर पाएगी। ठीक दूसरे ही पल वह खुद को जवाब देती है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इससे उसकी और हमारी दोनों की ही प्लानिंग बर्बाद हो सकती है। अब वह अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और दूसरे हाथ से अपने चेहरे की तरफ से उससे सिर के पीछे की ओर ले जाती है और इधर से उधर घूमने लगती है। इस वक्त वह बेहद परेशान और बेचैन थी। यूं ही इधर से उधर धीमे कदमों से कुछ सोचते हुए टहलने लगती है। फिर टहलते हुए वहां मौजूद उन आदमियों की तरफ बिना देखे ही कहती है, कोई इसे उठाने की कोशिश करो, अगर इसे कुछ हो गया तो भारी मुसीबत हो जाएगी। तभी एक आदमी आगे आता है और आर्यन के गालों पर थपकी देते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। जब वह नहीं उठता तो वह उसके शरीर को हिलाता है, लेकिन जब इसका भी कोई परिणाम नहीं निकलता तब वह अपना सा मुंह लेकर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। योगराज के बाकी सभी आदमी वहीं आसपास खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, मुझे थोड़ा बहुत वेदकीय ज्ञान है, मैंने अपने फूफा जी से सीखा था, अगर आप कहें तो क्या मैं इसे एक बार देख सकता हूँ? अब लच्छो उसकी तरफ देखती है और पलटकर जवाब देती है, जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो इतनी देर से क्या मेरी जान निकलने का इंतजार कर रहे थे? फिर उसे आदेश देते हुए कहती है, तुरंत इसे देखो। वह आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार को अपनी कमर में रख लेता है और उसके बाद आर्यन के करीब जाता है। वह जैसे ही उसके शरीर को हाथ लगाता है उसे थोड़ा बहुत अजीब लगता है। वह झट से लच्छो की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। उसके बाद वह उसकी सांसें देखने की कोशिश करता है। इस तरह पूरी तरह तसल्ली कर लेने के बाद वह लच्छो की तरफ देखकर कहता है, माफ़ कीजिएगा दीदी जी, पर यह सिर्फ एक पुतला है। उसकी बात सुनते ही लच्छो अपनी जगह पर रुक जाती है और जल्दी से उसके करीब आ जाती है।
फिर आश्चर्य से कहती है, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? वह आदमी जवाब देता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह उठेगा तब जब इसमें जान होगी। इसमें जान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसानी शरीर का नमूना है। इस पर लच्छो पूछती है, तब फिर यह बताओ कि इसकी सांसें कैसे चल रही हैं? वह आदमी जवाब देता है, यह मुझे नहीं मालूम। हाँ, पर इसे देखकर ही बताया जा सकता है कि यह इंसान के पुतले का बेमिसाल नमूना है। हो सकता है इसके अंदर किसी तरह की यांत्रिकी व्यवस्था की गई हो। वैसे भी डॉक्टर लोग अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए अलग अलग तरह के नमूनों का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि यह भी कोई नई इजाद हो। यह सुनते ही लच्छो का दिमाग घूमने लगता है। वह तुरंत समझ जाती है कि यह सारा का सारा खेल अनिका का रचाया हुआ है। इतनी दूर की कोड़ी सिर्फ वही ला सकती है, खासकर तब जब बात इस तरह के नमूने को तैयार करने की हो। अब लच्छो अपने दोनों हाथों को मुट्ठियां बंद कर लेती है और हवा में उछालकर वापस नीचे की ओर करते हुए जोर से चिल्लाती है। ठीक इसी वक्त हर्षिता और योगेश भी वहां पहुंच जाते हैं और उस आदमी की बोली हुई अंतिम पंक्तियां सुन लेते हैं, जिससे वह सारा माजरा समझ जाते हैं। इसी के कुछ पलों बाद गजेंद्र पाल भी अपने कुछ आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसके कुछ खास आदमी सारा किस्सा कह सुनाते हैं। लच्छो की आंखों और भौहों को देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वह बेहद गुस्से में थी। इस समय गजेंद्र, हर्षिता, योगेश किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके आगे एक शब्द भी कह सकें। लेकिन फिर भी योगेश किसी तरह से हिम्मत इकट्ठा करता है और लच्छो के एकदम पास जाकर धीमी आवाज में उससे कहता है, दीदी जी, हमें माँ साहिबा को खबर करनी होगी। वह सारी बात जानने के लिए इंतजार कर रही हैं। अब लच्छो अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए योगेश को माँ साहिबा को कॉल करने के लिए इशारा कर देती है। योगेश गजेंद्र की तरफ देखता है। गजेंद्र हाथ के इशारे से अपने सभी आदमियों को वहां से चले जाने के लिए कहता है। दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी के सिपाही उसे जाकर सूचना देती है कि योगेश सिक्योर लाइन पर उससे बात करने के लिए इंतजार कर रहा है। दमयंती देवी पहले से ही इसी इंतजार में बैठी थी। यह सुनते ही वह अपनी जगह से खड़ी होती है और जाकर हेडफोन को अपने कानों में लगा लेती है। अब तक दमयंती देवी ने अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। रुद्रमा देवी दमयंती देवी के पीछे पीछे आती है और उसके पास वहीं खड़ी हो जाती है। योगेश दमयंती देवी को एक एक करके सारा हाल कह सुनाता है कि वह बच्चा इंसानी शरीर का एक बेहतरीन नमूना है और शायद किसी वैक्स नाम की चीज से बनाया गया है। इसके अलावा भ्रम पैदा करने के लिए उसके अंदर यांत्रिकीय व्यवस्थाएं की गई हैं। अब दमयंती देवी बड़ी ही शांति से जवाब देती है, इससे पहले कि वह अपने बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे और उन्हें ढूंढना हमारे लिए नामुमकिन हो जाए, तुरंत विविधकाय को दोबारा से हमले के लिए भेजो। अगर बच्चे ना मिले तो अनिका को ही उठाकर ले आए, चाहे उसकी स्मरण शक्ति गई हो या ना गई हो, लेकिन आज भी उसकी मस्तिष्क की शक्ति और चालाकी में कोई कमी नहीं आई है। इसके बाद दमयंती देवी अपनी जगह से घूम जाती है और रुद्रमा देवी की तरफ देखने लगती है। रुद्रमा देवी दमयंती को आंखों से इशारा करती है कि उसने बिल्कुल सही किया, उसका फैसला एकदम उचित है। कंट्रोल रूम से बाहर निकलने के बाद रुद्रमा देवी कहती है, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। विविधकाय जैसी मुसीबत उनके लिए एकदम नई है। वह इस तरह की समस्या से निपटने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है। एक पल रुककर अपनी बात को आगे समझते हुए कहती है, इस दुनिया में मौजूद किसी भी बनी हुई वस्तु को या किसी भी वस्तु को बनाने वाले व्यक्ति की योग्यता को खरीद लेना उस रोहित मारवा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है और अगर कीमत सही लगाई जाए तो इस धरती पर सब कुछ बिकता भी है। याद रहे दमयंती, अगर हम इस बार चूक गए तो दोबारा विविधकाय के जरिए उन पर बढ़त हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई तोड़ खोज निकालेंगे और यदि हमने देर की तब भी परिणाम समान ही होगा। अब दमयंती देवी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रमा देवी। यदि तुम नहीं देखती तो हमारी आंखें तो उनकी चाल समझ ही नहीं पाती और जब तक हम यह बात समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती। दिल्ली के बॉर्डर से कुछ दूर मौजूद गोदाम में इस वक्त लच्छो बेहद गुस्से में थी, इसीलिए उसने माँ साहिब से बात करने की भी कोशिश नहीं की। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि माँ साहिब की उदास या परेशान आवाज़ सुनने का मौका उसे मिले। माँ साहिब से बात करने के बाद योगेश लच्छो को उनका आदेश कह सुनाता है।
उधर माँ साहिब को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस काम को अंजाम देने के लिए खुद लच्छो मैदान में उतर आई है। वह अभी भी इसी भ्रम में थी कि वह अपने किसी जरूरी काम से दिल्ली से बाहर है। सबसे पहले लच्छो अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करती है, फिर विविधकाय के पास जाती है, फिर हर्षिता और योगेश को अपने हाथ से इशारा करती है। खुद विविधकाय का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए सभी कमांड सेट करती है। उसके बाद उन दोनों से कहती है, इस बार मारवा हाउस के आसपास जाकर तुम्हारा खड़ा होना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा। तुम्हें लगातार अपनी मूवमेंट बनाए रखनी होगी। तुम जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम रेंज का ख्याल रखते हुए उतनी ही दूरी से वहां से गुजरते हुए अपना काम कर सकते हो, लेकिन वहां रुकने के बारे में सोचना भी मत। अगर हम में से कोई भी यह सोच रहा है कि वह विविधकाय के जाने के बाद अब सुकून से बैठे होंगे, तो वह सिर्फ एक खुशफहमी है। वह विविधकाय के लौटने का इंतजार कर रहे होंगे, और वह भी पूरी तैयारी के साथ। फिर अपने चेहरे पर एक सातिर मुस्कान लाते हुए कहती है, लेकिन वह नहीं जानते कि विविधकाय किस बला का नाम है। वह इसका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। फिर विविधकाय की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ और जाकर मारवा की छावनी में इतने छेद करो कि वह यह भी ना समझ पाए कि वह घर है या छलनी। इसके बाद वह विविधकाय की एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेती है, ताकि वह जरूरत पड़ने पर उससे दूर होने पर भी उसकी हर मूवमेंट पर निगाह रख सके और उसे कंट्रोल भी कर सके। इसके बाद वह सभी मारवा हाउस की ओर निकल पड़ते हैं। मारवा हाउस। इस समय इतने बड़े मारवा हाउस में रोहित, अनिका, भूमि, कोटिल और प्रीति के अलावा सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड और कमांडोज ही थे। शेष सभी को मारवा हाउस से रवाना कर दिया गया था। यदि इस समय ऊंचाई से मारवा हाउस को देखा जाए तो वह किसी फौजी छावनी जैसा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिपाही इसमें इधर से उधर दौड़ते हुए वह युद्ध की तैयारी करते पूरी तरह से सुसज्ज हो रहे हैं। इस समय पूरे मारवा हाउस में शमशान जैसी खामोशी सुनाई देती है। दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सभी अपनी पोजीशन लेकर पूरी तरह से तैयार थे और अपनी अपनी जगह पर छिपकर बैठे हुए थे। ठीक इसी वक्त मारवा हाउस की ऊंची ऊंची बाउंड्री की दीवारों में से एक जगह पर जोर की आवाज होती है। सभी का ध्यान उस ओर खींचा चला जाता है। जैसे ही सबकी नजर वहां जाती है, उन्हें उड़ती हुई ईंटें और दीवारों के बाकी हिस्से दिखाई देते हैं। इसी आवाज के साथ दीवार का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर जा गिरता है। इस वक्त विविधकाय अपने रोबोट के ही रूप में था, किंतु उसने अपना कद करीब 12 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा कर लिया था। इसके बाद भी कोई भी कमांडो अपनी जगह से निकलकर उसके सामने नहीं आता और ना ही उस पर हमला करता है। इस बात को सभी अच्छी तरह जानते थे कि मारवा हाउस के हर एक कमरे में जाकर बच्चों को ढूंढना एक आसान काम नहीं था, क्योंकि मारवा हाउस कोई छोटी जगह नहीं थी। मारवा हाउस जितना ऊपर बना हुआ था उतना ही नीचे भी था। हाँ, इसके बारे में किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं थी। इसीलिए विविधकाय ने एक तरफ से तबाही मचाना शुरू किया, ताकि उसका वांछित लक्ष्य खुद ब खुद सामने चलकर आ जाए। विविधकाय की वास्तविक कमान इस वक्त लच्छो के हाथ में थी, लेकिन इस बार अनिका या रोहित दोनों में से कोई भी बचाव करने के मूड में नहीं था। दोनों ही विविधकाय को पूरी तरह से खत्म कर देने की तैयारी में थे। अनिका अपने तरीके से योजना बना रही थी और रोहित ने अपने तरीके से काम किया था। कोटिल अभी भी अनिका के दिए हुए काम पर पूरा करने में जुटा हुआ था। वहीं भूमिका रोहित के पास पहुंच चुकी थी। रोबोट विविधकाय के सॉफ्टवेयर को देखने समझने के बाद भूमिका ने उसके बारे में जितनी भी जानकारी हासिल की थी वह रोहित के साथ डिस्कस कर चुकी थी। रोहित और उसकी टीम अब तक विविधकाय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी पूरी योजना तैयार कर चुकी थी। साथ में खुद भी पूरी तरह से तैयार थे। इस वक्त द किंग काले कपड़ों में लंबे कोट के साथ और काली हैट लगाए दिखाई देता है। उसकी पहनी हुई हैट की परछाई से उसके चेहरे पर अंधेरा दिखाई दे रहा था। विविधकाय को अपने सामने देखने के बाद वह अपने कमांडोज को उंगली से इशारा करता है। जहां मारवा हाउस में बाहर यह सब कुछ शुरू हो चुका था और रोहित ने कमान संभाल ली थी, वहीं अभी तक अनिका अपनी लैब से बाहर नहीं आई थी और एनी भी काम में लगी हुई थी। जॉन अपनी जगह पर खड़ा होकर कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए से पूरे मारवा हाउस पर नजर बनाए हुए था। विविधकाय की ऐसी विनाशकारी एंट्री को देखकर जॉन एनी से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे विविधकाय 1.0 से लड़ने के लिए जाना होगा। एनी अपने काम पर जारी रखते हुए कहती है, यह तुम्हारे अकेले के बस का काम नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त और दो, फिर दोनों साथ में चलते हैं। अब जॉन कहता है, तुम चिंता मत करो। उसके सॉफ्टवेयर के जरिए से मैंने उसकी शक्ति और कमजोरी दोनों को अच्छी तरह से देख लिया है। अगर मैं अभी बाहर नहीं गया तो वह न जाने क्या क्या बर्बाद कर देगा। जब तक तुम अपना काम पूरा करो तब तक उसे मैं उलझा कर रखता हूँ।
तुम अपना काम पूरा करके बाहर आ जाना, फिर दोनों मिलकर लड़ेंगे। जैसे ही जॉन जाने लगता है, एनी कहती है, अपना ख्याल रखना जॉन। जॉन मारवा हाउस के एक अन्य खुफिया दरवाजे की ओर बढ़ते हुए रिसर्च लैब से बाहर की ओर चला जाता है। उधर रोहित के इशारे पर अचानक से हवा में लैब्ध तरीके से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगते हैं। एक के बाद एक उन हेलीकॉप्टर से विविधकाय के ऊपर जाल फेंके जाते हैं। जैसे ही विविधकाय उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टर से जमीन पर कमांडोज रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं। इन रस्सियों में लगे हुए हुकों को वह जाल में फंसा देते हैं और उनके ऐसा करते ही हेलीकॉप्टर विविधकाय को लेकर ऊंचाइयों की ओर जाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त सभी हेलीकॉप्टर के बीच जो तालमेल दिखाई दे रहा था, वह न केवल अद्भुत था बल्कि रोमांच पैदा करने वाला भी था। इस मिशन का उद्देश्य यह था कि विविधकाय को उड़ाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाकर समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि वह वापसी ही ना कर सके। लेकिन वह सभी जानते थे कि यह एक आसान काम नहीं होने वाला था। इसमें सफलता मिलने के चांस बहुत कम थे, किंतु फिर भी उन सभी को इस बात का भरोसा जरूर था कि इस तरह से विविधकाय को मारवा हाउस से कुछ समय के लिए दूर अवश्य किया जा सकता था। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर विविधकाय को लेकर गायब हो जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ते हुए 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं, तब विविधकाय खुद के आकार को छोटा कर लेता है। फिर उन जालों को तोड़कर खुद को पूरी तरह से आज़ाद करते हुए नीचे जमीन की ओर गिरने लगता है। तभी वह अपने हाथ खोलकर उनसे पंख जैसा आकार बनाते हुए बड़ी ही आसानी से जमीन पर उतर जाता है। उसके हाथ से निकलते ही हेलीकॉप्टर में मौजूद कमांडोज मारवा हाउस में खबर पहुंचा देते हैं। यहाँ जमीन पर पहुंचते ही विविधकाय के पैरों के नीचे स्केट की तरह का आकार दिखाई देने लगता है। इस बार उसकी गति मारवा हाउस की ओर जाते हुए इतनी तेज थी कि उसके पैरों के नीचे से निकलती हुई आग की चिंगारियों को आसानी से देखा जा सकता था। इस समय उसकी गति इतनी अधिक थी कि देखने वालों के लिए यह समझना मुश्किल था कि उनकी आंखों के सामने से यह क्या चीज गुजर रही है। विविधकाय के सॉफ्टवेयर से रोहित और उसकी टीम यह जान चुके थे कि विविधकाय पैरासूट की तरह आकार बनाकर ऊंचाई से जमीन पर आसानी से पहुंच सकता है, किंतु उसमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए यदि उसे विस्तृत समंदर की लहरों के बीच कहीं दूर पहुंचा दिया जाता तो वह वापस आते आते अपने बैटरी बैकअप को खोने के साथ साथ वह हमेशा के लिए खुद को उन लहरों में डुबा देता। लेकिन यह योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि काफी देर के लिए वह मारवा हाउस से दूर था। खुली सड़कों पर पहुंचने के बाद विविधकाय अपने आप को रेसिंग कार में बदल लेता है और मारवा हाउस में एंट्री करता है। यहाँ मारवा हाउस में भी सभी पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार विविधकाय खुद को डायनासोर जैसा आकार देने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और भयंकर दिखाई दे रहा था। विविधकाय मारवा हाउस के अंदर बने हुए छोटे मोटे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को अपने पैरों से कुचलना शुरू कर देता है। ऐसा करना एकमात्र कारण यह था कि अगर बच्चे मारवा हाउस की बिल्डिंग में कहीं पर भी मौजूद होंगे तो कमांडो सबसे पहले उन्हें बचाने के लिए बाहर निकलेंगे। एक बार बच्चों के आंखों के सामने आने के बाद उसे विविधकाय से नहीं बचाया जा सकेगा। विविधकाय की उम्मीद से विपरीत मारवा हाउस की किसी भी बिल्डिंग में कोई भी मौजूद नहीं था, सिवाय एक कोटिल के। प्रीति और अनिका भी अंडरग्राउंड में मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्हें भी कोई खतरा नहीं था। विविधकाय की इस हरकत को देखकर भूमिका सकते में आ जाती है। वह झट से कोटिल को कॉल करती है और उसे तुरंत वहां से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। भूमिका कोटिल से कहती है, तुम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर ही हो, अपने कमरे की बालकनी से बाहर कूद जाओ। भूमिका के बोलने में जितना फोर्स था, उससे कोटिल इस आपातकालीन स्थिति को समझ गया था। वह झट से लैपटॉप को बैग में डालता है, फिर कुछ और एक दो महत्वपूर्ण चीज उठाकर उन्हें भी बैग में डाल देता है। फिर बैग को अपने कंधे पर टांग कर बालकनी में जा पहुंचता है। कहने के लिए यह फर्स्ट फ्लोर था, लेकिन मारवा हाउस का ग्राउंड फ्लोर भी काफी ऊंचाई लेकर बना हुआ था। फर्स्ट फ्लोर से भी इसकी ऊंचाई 20 फुट से कम नहीं थी। यूं तो अक्सर कोटिल अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर चाय का आनंद लिया करता था, लेकिन आज इस पल जब वह बालकनी से नीचे झांकता है तो उसे पहली बार इस बात का एहसास होता है कि बालकनी की ऊंचाई जमीन से कितनी है। उसे पूरा विश्वास था कि यहाँ से कूदने का मतलब है या तो पैर की हड्डी टूट जाना या फिर कम से कम मांस फटने का दर्द झेलना। अगर ज्यादा से ज्यादा चोट की बात की जाए तो वह कितनी भी लग सकती थी, लेकिन जान के बदले में इतना दर्द कम ही था। इसीलिए वह अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी करके वहां से कूद पड़ता है। जब वह जमीन पर नीचे पहुंचता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि वह बिल्कुल सुरक्षित है। उसे कूदने की वजह से लगने वाले झटके का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब वह
पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि एक गोल्डन कलर के रोबोट जैसे दिखने वाले किसी मददगार ने उसे बचा लिया है। कोटिल के चेहरे पर ढेर सारी हैरानी देखकर जॉन कहता है, कोटिल, डू नॉट बी सरप्राइज, आई एम रोबोट जॉन। ऐसा कहकर वह अपना हाथ आगे कर देता है। इसके बाद कोटिल भी उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, लेकिन कोटिल के चेहरे से हैरानी जरा भी कम नहीं हुई थी। अब जॉन कहता है, अभी थोड़ा काम ज़्यादा है, फिर बैठकर आराम से बात करेंगे। अभी तुम्हें जल्दी ही सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। कोटिल जॉन की तरफ देखता ही रह जाता है और जॉन वहां से कुछ ही पलों में गायब हो जाता है, क्योंकि वह पल आ चुका था जब जॉन विविधताएं का सामना करने वाला था और उसे मारवा हाउस को तबाह करने से रोकने वाला था। मारवा हाउस के पीछे की तरफ भी सीक्रेट रिसर्च लैब का एक खुफिया दरवाजा था, लेकिन यह बिल्डिंग से काफ़ी दूर था। जॉन उसी रास्ते से बाहर आया था। जब तक वह बाहर आया तब तक विविधताएं को हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जा चुका था, लेकिन बाहर आने के बाद वह वहीं बिल्डिंग के पास अंधेरे में रुककर विविधताएं का इंतजार कर रहा था। ठीक इसी वक्त जब उसने कोटिल को खतरे में देखा तो आगे बढ़कर उसकी मदद की।